हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो भी लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए गाइज, आप लोगों के लिए बहुत सारे न्यू बैचेस हैं जो कि अनअकैडमी पर आते रहते हैं। एवरी मंडे आपको कोई ना कोई नया बैच जो है वो अनअकैडमी की तरफ से मिलता रहता है। सो आप लेट मत कीजिए, अभी अपना कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, चाहे प्लस या आइकॉनिक कोई भी ले सकते हैं। आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ में आइकॉनिक के अपने भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, बहुत कुछ है जो कि आपको आइकॉनिक पे अवेलेबल होता है, जो कि प्लस में नहीं मिलता है। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करने को मिलती है। साथ में देखिए बहुत सारे बैचेस जो हैं, जैसा कि मैंने बताया एवरी मंडे आ रहे हैं आपके। तो कंप्लीट एमसीक्यू बैच, एक्सीलेंस बैच, एमसीक्यूज बैच जो कि बाइलिंगुअल हैं सारे के सारे। तो ये सारे बैच आपके अभी नए आए हैं, तो अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करके, जो कि है शिक्षा10, और आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जल्दी कीजिए आप सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि ये जो 10% का डिस्काउंट है ये बहुत ही जल्दी आपका ख़त्म होने वाला है। सो गाइज़, अगर अभी आप मेरे रेफरल कोड यूज़ करके लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 10% वो अवेलेबल हो जाएगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी लोग पीएचडी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए बता दें कि गेटवे टू पीएचडी रिसर्च की एक जो है आपकी स्पेशल क्लास लगने वाली है। ये है डॉक्टर शशि के शर्मा की क्लास। ये शशि के शर्मा बेस्ट साइंटिस्ट अवार्डी हैं 2018 के, साथ में इनको 22 ईयर का एक्सपीरियंस है रिसर्च फील्ड में। और ये आपको 2 PM पे 14 फरवरी को जो है क्लास देंगे, तो उसमें आपको सब कुछ बताएंगे कि आपको कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। तो पूरा मार्गदर्शन जो है आपको देंगे। तो आपको इनकी क्लास ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनकी क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज के हमारी वीडियो में हम जो साइंस की क्वेश्चन सीरीज हमने पहला एक वीडियो बनाया था, उसका सेकंड पार्ट है। सारे सब्जेक्ट्स मतलब हिस्ट्री है या ज्योग्राफी, अब ऐसे ही सीरीज मतलब क्वेश्चन वीडियो लेके चलेंगे ताकि सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कवर होते जाएं, क्वेश्चन के फॉर्म में आपका रिविजन होते जाए। तो आज की वीडियो में कुछ साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड पार्ट है। पहले के वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए थे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। प्रकाश का वेग की बात की है कि प्रकाश का वेग जो है वो अधिकतम मैक्सिमम किस में होता है। तो जो ऑप्शंस है हमारे पास, पानी, कांच, ठोस या निर्वात। तो जो प्रकाश का वेग है वो अधिकतम किस में होता है, निर्वात में, यानी वैक्यूम में। जो वैक्यूम है उसमें प्रकाश का जो वेग है वो सबसे मैक्सिमम अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो प्रकाश का वेग है इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि जो और भी रिलेवेंट क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो भी कवर हो जाएंगे। तो जैसे पहला पॉइंट है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। अगर आ जाए कि किस वैज्ञानिक द्वारा जो प्रकाश का वेग है ज्ञात किया गया था, तो किसके द्वारा, रोमर के द्वारा। उन्होंने गति क्या बताई थी, प्रकाश की गति। ये इससे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो 3 × 10⁻1 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻1 मीटर पर सेकेंड जो है वो प्रकाश की गति होती है, स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट है, सूर्य से प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं कि पहला तो जो स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश की गति है वो कितनी है, 3 × 10⁻1 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा कि जो सूर्य से प्रकाश को धरती पर अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.15 मिनट। ठीक। नेक्स्ट, माध्यम या मीडियम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं, जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है और कितना समय लगता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मानव नेत्र में, ह्यूमन आई की बात करिए। मानव नेत्र में आई के स्ट्रक्चर से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आइरिस की बात है कि आइरिस का क्या कार्य होता है। ऑप्शन, प्रतिबिंब बनाना, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, नेत्रदान या आंखों की सुरक्षा करना। तो जो हमारी ह्यूमन आई की आइरिस होती है, जो आइरिस पार्ट होता है, उसका काम क्या होता है, आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, अब इसमें से थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं ह्यूमन आई से रिलेटेड कि मानव की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इससे क्वेश्चन आ चुका है कि जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वो किस पे बनती है, तो रेटिना पर बनती है। सेकंड पॉइंट है,
और जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वो कैसा बनता है, रियल, इमेजिनरी, उल्टा सीधा, उससे क्वेश्चन आता है। तो मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, मतलब रियल, वास्तविक, रियल तथा उल्टा बनता है। ठीक, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेत्रदान में आँख के कॉर्निया हिस्से को दिया जाता है। जो नेत्रदान किया जाता है तो उसमें आँख के किस हिस्से को दिया जाता है, तो कॉर्निया जो हमारा ह्यूमन आई का पार्ट होता है उसको दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने विजन की दूरी होती है। स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति दूर की, क्वेश्चन आता है मायोपिया और हेट्रोमेट्रोपिया के लिए कि दृष्टि के लिए पूछ लेता है कि कैसा दृष्टि दोष है। तो है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष, मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया। अगर दूर की दृष्टि को नहीं देख सकता उसको क्या, कौन सा दोष कहते हैं, मायोपिया। और यदि कोई पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, यानी हाइपरमेट्रोपिया। तो क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। जो मायोपिया है वो, अगर क्वेश्चन आता है कि जो मायोपिया दोष है वो किस लेंस द्वारा सही किया जाता है, तो जो मायोपिया है वो कॉनकेव लेंस द्वारा होता है और जो हाइपरमेट्रोपिया है वो कॉन्वेक्स लेंस द्वारा। ठीक, मायोपिया कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष तो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स किसमें नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगों की बात की गई, यानी साउंड वेव्स जो हैं वो किसमें नहीं ट्रैवल कर सकती, तो जल, निर्वात, लोहे या वायु। तो किसमें नहीं, वैक्यूम, निर्वात में जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड में करती हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, इस्पात में। इंपॉर्टेंट, ध्वनि की चाल अधिकतम अगर पूछे कि मैक्सिमम किस में होती है तो इस्पात में होती है। ध्वनि स्तर के मापन की इकाई किस में मापी जाती है, डेसिबल। यूनिट पूछता है जैसे, तो साउंड के जो मेजरमेंट यूनिट है किस में होती है, डेसिबल। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। हमने जब पहले साइंस का वीडियो कवर किया था तो सारी ध्वनि तरंगें जो भी हैं सब कवर करी थी। तो यहाँ पे अपश्रव्य बोला है, तो अपश्रव्य की कितनी, 20 हर्ट्ज से कम। ठीक, फिर अपश्रव्य ऑडिबल वेव्स होती है 20 से 20,000 जो श्रव्य होती है, यानी ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल यानी श्रव्य तरंगें जो होती हैं उनकी कितनी होती है, आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक, और कौन सी होती है, थर्ड, पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक वेव्स। पराश्रव्य की कितनी होती है आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपश्रव्य की 20 हर्ट्ज से कम। ऑडिबल वेव्स यानी श्रव्य, जो हम लोग जो रेंज सुनते हैं वो ये होती हैं ऑडिबल यानी श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज। और थर्ड कौन सी, पराश्रव्य, उसकी क्या आवृत्ति इंटेंसिटी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। लास्ट पॉइंट क्या है, डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ये पहला कि अधिकतम किस में होती है, तो इस्पात में। यूनिट क्या है, मेजरमेंट यूनिट, तो डेसिबल साउंड की। और ये इंटेंसिटी अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। आगे बढ़ते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। केल्विन में पूछा है, सेल्सियस में नहीं, केल्विन में पूछा है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो केल्विन में कितना होता है। 310, 480 केल्विन, 260 या 100 केल्विन। तो कितना होता है, 310 केल्विन। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना हो, केल्विन से अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, जो भी हमारा केल्विन का मेजरमेंट होगा वो -273 कर देंगे, तो हम सेल्सियस
का जो हमारा टेम्परेचर है उस पर पहुँच जाएंगे। ठीक, तो ह्यूमन बॉडी में जो केल्विन के स्केल पर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 310 केल्विन। पॉइंट्स देख लेते हैं। सेल्सियस में कितना होता है 37, फ़ारेनहाइट पर कितना होता है 98.6। और ये क्वेश्चन आया है हर बार थर्ड पॉइंट कि 40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान होता है। ठीक, कौन से तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर स्केल है वो समान होता है, तो 40 डिग्रीज पर। ठीक, 40 डिग्रीज पर। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक पूछा है क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो क्या होता है? मीथेन। क्या? CH4। जो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? मीथेन, CH4। अच्छा, प्रोपेन और ब्यूटेन ये किसमें? LPG का पूछते हैं। LPG में कौन कौन सी होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे, किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था? न्यूटन, मैक्सवेल, गैलीलियो या हर्ट्ज। दूरबीन की पूछिए, आविष्कारक से क्वेश्चन आ जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। कुछ अन्य है आविष्कार। टेलीविजन JL वॉर्ड द्वारा, थर्मोफ्लास्क जिसे बोल के तो डिवाडा, या इनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड, ये डायनामाइट होगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो ये क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंटली। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। दूरबीन का गैलीलियो। आगे, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो जो परमाणु बम है वो किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पे परमाणु बम जो है वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का पूछता है, अगर ट्रांसफार्मर हमने मेंशन किया कि ट्रांसफार्मर किस पे? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, शीतलक, ईंधन या इनमें से कोई नहीं। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें भारी जल यानी D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक, आगे, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? थर्मोमीटर, तो टेम्परेचर का होता है ये तो थर्मोमीटर। पायरोमीटर, वोल्ट मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। ठीक, पायरोमीटर से सूर्य का ताप जो है वो मापा जाता है। आगे, भूस्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तन काल कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उनका आवर्तन काल कितना होता है? 12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे या 18 घंटे। तो कितना होता है? 24 घंटे होता है। जो भूस्थिर उपग्रह है उनका आवर्तन काल कितना होता है? 24 घंटे, 24 आवर्स। आगे, अगर किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बाल्टी में पानी का तल कैसा रहेगा? तो अगर कोई बकेट है उसमें पानी है और हमने कुछ आइस डाली है, वो आइस पिघलने के बाद वाटर लेवल कैसा रहेगा? तो उस पर क्वेश्चन है। इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा, समान रहेगा, मतलब अनचेंज्ड रहेगा, या पहले कम बाद में ज़्यादा। तो जब ध्यान रखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट्स ये कर देते हैं कि आइस पिघलेगी तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा, पर वो गलत हो जाएगा, समान रहेगा। ठीक, आइस पिघलने पर भी पानी का जो स्तर है वो समान रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। ठीक, बढ़ेगा नहीं, समान रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। आगे, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ऑप्शंस हैं दाब का, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का या ऊर्जा का। तो किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का यानी ल्यूमिनस फ्लक्स का। ल्यूमिनस फ्लक्स का जो ल्यूमेन है वो मात्रक होता है। आगे, प्रकाश, इंपॉर्टेंट, प्रकाश वर्ष की दूरी
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों के ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? सिंपल क्वेश्चन है पर फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए मेंशन है यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन यानी वेपराइजेशन, विसरण या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, जैसा हम सभी को पता है क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है, तीनों में से कोई भी हर बार पूछ लेता है। तो पहला यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है? संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशीलता का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा, जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर पोजीशन में है तो वो स्थिर ही रहेगा, रुका ही रहेगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, चलने की प्रक्रिया में है, तो वो चलेगा ही जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स उस पर नहीं लगाया जाता। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो क्या हो जाएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, remains at rest, or when an object is in motion remains in motion unless an external force is applied on it। ठीक, तो लॉ ऑफ, जो क्वेश्चन था हमारा कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो क्या कौन सा होता है? तो जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर प्रॉपर डेफिनेशन में देखें तो क्या हो जाएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट remains at rest, or when an object is in motion remains in motion unless and until an external force is applied on it। तो जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर नहीं लगेगा तो जो वस्तु रुकी है वो रुकी ही रहेगी, या जो मोशन में है, चल रही है, वो अपने मोशन में ही रहेगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा पहला लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? सिंपल क्वेश्चन। कौन सा होता है? टाइटेनियम, लोहा, चांदी या तांबा? तो कौन सा होता है? लोहा, आयरन। ठीक, हीमोग्लोबिन में कौन सा? आयरन होता है। आगे, लास्ट क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्वेश्चन आ चुका है पहले, इंपॉर्टेंट है कि जो रेल पटरियाँ होती हैं उनमें जो गैप छोड़ा जाता है, हम देखते हैं तो वो किस लिए छोड़ा जाता है? ऑप्शंस, पटरी बदलने में आसानी के लिए, ऑब्वियसली नहीं। सेकेंड, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। आवश्यक गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो किस लिए जो थोड़ा गैप होता है छोड़ा जाता है? क्योंकि बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब धातु गर्म, जो मेटल होता है वो गर्म होगा तो फैलता है, एक्सपैंड होगा, और जब ठंडा होता है तो कंप्रेस्ड हो जाता है। तो इसलिए वो जगह छोड़ी जाती है कि ऑटोमेटिकली उसके साथ वो सेट हो जाए। एक तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने साइंस का सेकंड पार्ट का जो कुछ क्वेश्चंस कवर किए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।